राज्य का नाम था देवगढ़ के उत्तर ऊंचे काले पर्वतों के बीच बसा हुआ अकेला मगर भव्य राज्य, चारों ओर घने जंगल, भीतर लाल पत्थरों से बना हुआ किला जूनागढ़ दुर्ग, जहां दीवारों पर पुरानी लड़ाइयों के जख्म अब भी जमे हुए हैं। बाहर से देवगढ़ एक धार्मिक, शौर्यवान और समृद्ध राज्य दिखता था। मंदिरों की घंटियां, संस्कृत के श्लोक, युद्ध कला के गुरुकुल और एक विशाल राज दरबार जहां कभी तलवारें खनकती थीं, मगर यह सब सिर्फ बाहर से था। भीतर, बहुत भीतर देवगढ़ सड़ चुका था। राजा चंद्रकेतु, कभी महायोद्धा जिसने शत्रुओं की गर्दनें उतारी, अब अंधा हो चुका था। आखिरी युद्ध में उसकी आंखें चली गईं और साथ ही उसके कई विश्वासी भी। अब वह सिंहासन पर बैठा अंधा शेर था। भले ही देख नहीं सकता था, मगर महसूस बहुत गहराई से करता था। लोग उसे कमजोर समझते थे, पर चंद्रकेतु के कान और नाक किसी भी तलवार से तेज थे। और अब कहानी उसकी सबसे खतरनाक लड़ाई की है। एक ऐसी लड़ाई जो किसी दुश्मन राज्य से नहीं, बल्कि उसके अपने ही बिस्तर से शुरू हुई थी। उसकी रानी माधुरी देवगढ़ की महारानी, लेकिन भीतर से वो किसी रानी की तरह नहीं, बल्कि एक नागिन की तरह थी। रूप में अप्सरा, भीतर से जहर। राजा की अंधता को उसने अपनी आजादी बना लिया था। उसका बिस्तर अब एक सिंहासन नहीं, एक रणभूमि बन चुका था। सिपाही, सेनापति, राजगुरु, गुप्तचर, जो भी उसकी नजरों में आता, वो उसकी कामनाओं की आग में जलता। जूनागढ़ दुर्ग की दीवारें अब राजसी नहीं, कामुक और कुटिल सरसराहटों से गूंजती थी। रात के तीसरे पहर, जब पूरी देवगढ़ की प्रजा नींद में होती थी, तब रानी माधुरी की हवस जागती थी और उसके साथ जागते थे दरबार के कई चेहरे, जो दिन में नमस्कार करते थे और रात में उसकी कमर थामते थे। यह कहानी है एक अंधे राजा और उसकी चरित्रहीन रानी की, एक ऐसे राज दरबार की जहां हवस न्याय से तेज भागती है, जहां साजिशें रेशमी चादरों के नीचे पलती हैं, जहां तलवारें नहीं लोरी बन चुकी हैं, और जहां न्याय की सबसे बड़ी परीक्षा किसी युद्ध में नहीं, बल्कि बिस्तर के नीचे गिरे हुए एक कंगन से शुरू होती है। अब दरवाजा खुल चुका है। रानी माधुरी उस रात अकेली नहीं थी। जूनागढ़ दुर्ग की सबसे ऊंची मंजिल पर स्थित उसके कक्ष में रेशमी पर्दे हवा में धीरे धीरे कांप रहे थे। दीपक की लौ नाच रही थी, जैसे जानती हो कि यहां जो कुछ हो रहा है वो शुद्ध नहीं, मगर अनिवार्य है। बिस्तर की चादरें अस्त व्यस्त थीं, जैसे उस पर युद्ध हुआ हो, पर यह युद्ध तलवारों से नहीं, देह से लड़ा गया था। रानी की सांसें अब भी तेज थीं। उसके शरीर से अभी भी उस प्रेम की गंध उठ रही थी जो दरबार की इज्जत को लांघ चुका था। उसका कंगन सोने का लाल पन्ने से जड़ा हुआ बिस्तर के नीचे लुढ़क गया था, और वहीं से इस कहानी ने करवट ली। अगर कोई इसे देख ले, कृष्णकांत की आवाज में डर था, तो देख ले, रानी ने हंसते हुए कहा। उसका शरीर चांदनी में और भी शैतानी लग रहा था। मैं राजा का प्रधानमंत्री हूं, कृष्णकांत बोला। अगर किसी ने देख लिया तो तुम राजा के वफादार नहीं रहे। रानी ने धीरे से उसके गाल पर उंगलियां फराई। अब तुम मेरे हो। उसकी आवाज में वो धीमा जहर था जो धीरे धीरे नसों में उतरता है, मीठा, मोहक, मगर जानलेवा। कृष्णकांत खड़ा हो गया, रानी को आखिरी बार देखा और बोला, मैं कल रात फिर आऊंगा। क्यों कल? माधुरी ने उसकी पीठ पर एक चुंबन छोड़ते हुए कहा। रोज आना जैसे सवेरा आता है। वह हंसी जो उसके होठों पर थी, वह रेशम की नहीं थी, वो चाबुक की तरह लगती थी। जैसे ही कृष्णकांत गया, माधुरी पलंग पर लेट गई। वो अकेली नहीं थी, वो कभी अकेली नहीं होती थी। उसकी रातें महल के हर कोने से नाम मांगती थीं, और उसकी भूख किसी एक नाम से नहीं भरती थी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर होठों पर एक अधूरा नाम तैर रहा था, रघुराज कवि। रघु, कमरे के सबसे दूर कोने में बैठा वो युवक जो रानी के शब्दों से कविताएं नहीं, उसकी हर रात की कहानी लिखा करता था। वह उस रात भी वहीं था। परछाई में छुपा हुआ कोई नहीं जानता था, सिवाय रानी के सब लिखा। रानी ने आंखें बंद रखते हुए पूछा, हां महारानी, तो आज की कथा में क्या शीर्षक होगा? उसकी मुस्कान और गहरी हो गई।
रघु चुप रहा। उसकी आंखों में डर और वासना की एक अजीब टकराहट थी। शायद उसने धीरे से कहा, रानी की रात और प्रधानमंत्री की सांसें माधुरी हंसी, एक खामोश थरथराती हंसी जो दीपक की लौ को भी झुका दे। तुम मुझे क्यों नहीं छूते? रघु उसने पूछा। मैं वो कांपा। तुम तो सब कुछ देखते हो। रानी उठकर उसकी तरफ बढ़ी। मेरे हर रूप को, मेरी हर आवाज को, तुम्हारे शब्दों में मैं सांस लेती हूं, फिर भी तुम मुझे छूते नहीं। रघु ने निगाहें झुका लीं। तुम राजा के वफादार हो, मैं शब्दों का वफादार हूं। रघु ने कहा, तो फिर मेरी कहानी अधूरी क्यों है? माधुरी उसके पास आई और उसके हाथ में अपना कंगन रख दिया। कल रात इसे पहनकर आना और मेरी कहानी को खत्म करना। रघु ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाया और वहां से चला गया। हाथ में वह कंगन लिए जो अब सिर्फ आभूषण नहीं, एक निमंत्रण था। उसी रात पंकज ने राजा को सूचना दी, रानी का कंगन प्रधानमंत्री के कक्ष के बाहर मिला है। राजा चंद्रकेतु चुप रहा। उसके अंधे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर उसकी उंगलियां सिंहासन के हथे को कस रही थीं। किसने देखा? कोई नहीं, मगर प्रधानमंत्री देर रात महल के ऊपरी भाग से निकला था। रक्षक कह रहे थे कि उसकी आंखों में कुछ अलग था, लालसा, और रानी सुबह से अपने कक्ष में है, बाहर नहीं निकली। राजा की आंखें नहीं थीं, मगर उसकी नजरों से कोई बच नहीं सकता था। वह जानता था उसकी रानी अब केवल उसकी नहीं थी, और अब समय आ चुका था जब खेल पलटेगा, उसे छूने वालों की उंगलियां जलेंगी। पंकज, राजा ने कहा, और उसे चूमने वाले जहर निगलेंगे। पंकज कुछ नहीं बोला। उसने सिर झुकाया और चुपचाप चला गया। उस रात माधुरी अकेली थी। कम से कम दिखावे में उसने बिस्तर पर अकेले लेटकर अपनी उंगलियां अपनी देह पर फिराईं, जैसे खुद को याद दिला रही हो कि वह कितनी जीवित है। लेकिन आज उसकी देह में वो उत्तेजना नहीं थी जो कृष्णकांत के साथ होती थी। वसु, उसने धीमे से कहा, तुम्हारे शब्दों की छुअन बाकी है। कमरे के कोने में फिर से एक परछाई हिली। रघु वापस आ चुका था, लेकिन इस बार उसके हाथ में सिर्फ कलम नहीं थी। मैं आया हूं, उसने कहा। क्यों? रानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुमने कहा था कहानी अधूरी है। माधुरी ने हाथ बढ़ाया, तो आओ करें कहानी पूरी। रघु उसके पास गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। पहली बार उसने रानी की देह को छुआ, और वो देह जो हर रात किसी और के साथ जलती थी, आज उसके लिए धधक उठी। और ठीक उसी क्षण दरवाजे के पीछे किसी ने धीमी सांस रोकी। पंकज वहां था। अंधे राजा का कान और आंख, उसने सब देखा, सब सुना और फिर चला गया। चुपचाप सुबह राजा ने पंकज से सिर्फ एक बात पूछी, क्या? रघु ने लिखा, हां महाराज, लेकिन इस बार शब्द नहीं, स्पर्श लिखा है। राजा ने सिर हिलाया। अच्छा, अब कहानी आगे बढ़ेगी। उस रात जब रघु रानी के कक्ष से निकला, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही वह महल के नीचे पहुंचा, 4 सैनिकों ने उसे घेर लिया। राजा ने बुलाया है, उन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी कविता खत्म हो चुकी है। रघु को सिंहासन कक्ष में लाया गया। राजा चंद्रकेतु अकेला बैठा था, मगर उसकी उपस्थिति ऐसी थी कि जैसे पूरी सभा वहीं हो। तुमने उसे छुआ? राजा ने पूछा। मैंने कविता पूरी की, रघु ने जवाब दिया। तो अब मैं आखिरी पंक्ति में जोड़ूंगा, राजा ने कहा। फिर एक इशारा हुआ और पंकज ने रघु के मुंह में मोल्टेन सिल्वर उंडेल दिया। शब्दों का कवि अब हमेशा के लिए चुप हो गया, और रानी उसे सूचना मिली। वह चुप रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक और भूख थी। अब अगला कौन? उसने अपने शीशे में खुद से पूछा, और शीशा मुस्कुराया। उस मुस्कान में वह सब कुछ था जो कोई साधारण आईना नहीं कर सकता था। जैसे उसमें भी कोई आत्मा बसती थी, कोई ऐसा जो माधुरी को उसके सबसे गुप्त इरादों में साथ देता था। और माधुरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राजगुरु चंद्रचूड़ वृद्ध किंतु चतुर महल की राजनीति का पुराना खिलाड़ी। उसकी आंखें अब भी उतनी ही पैनी थीं जितनी राजा चंद्रकेतु के समय से पहले थी। वह कभी राजा का गुरु था, फिर दरबार का नीति निर्माता, और अब एक रहस्यमयी मगर सम्मानित अस्तित्व। मगर माधुरी जानती थी, उस वृद्ध के भीतर भी एक प्यास है,
सम्मान की नहीं, नीतियों की नहीं, यौवन की, और वही उसकी अगली सीढ़ी थी। अगली सुबह माधुरी ने राजगुरु को संदेश भेजा। राजनीति पर चर्चा करनी है। चंद्रचूड़ आश्चर्य में था। रानी ने पहले कभी उससे चर्चा नहीं की थी। वह गया झुके कंधों और ऊंचे आत्मविश्वास के साथ रानी उसे अपने विशेष कक्ष में मिली। अकेली और पीले रंग के रेशम में लिपटी, उसके कंधे अध खुले थे। आंखों में नींद की नमी अब भी बाकी थी और होठों पर एक सवाल तैर रहा था। क्या तुम अब भी चाहते हो चंद्रचूड़ महारानी? चंद्रचूड़ बोला, आपका बुलावा मेरे लिए गर्व का विषय है। गर्व या इच्छा? माधुरी ने सवाल सीधा छाती पर मारा। चंद्रचूड़ थम गया। रानी उसकी आंखों में देख रही थी और वह जानती थी वहां वर्षों से दबी एक आग जल रही है। मैंने तुम्हारी आंखों को देखा है। माधुरी धीमे से उसके पास आई। हर बार जब मैं सभा में जाती हूं तुम मेरी कमर की झलक नहीं चूकते। चंद्रचूड़ की सांस रुकने लगी। तुम सोचते हो तुम वृद्ध हो तो तुम्हारी इच्छाएं मर गईं। रानी ने उसकी उंगलियां अपने होठों तक ले जाकर चूमा। नहीं, मैं जानती हूं तुम अब भी मरना नहीं चाहते, तुम अब भी जीना चाहते हो। मेरे भीतर चंद्रचूड़ अब भी चुप था, मगर उसकी हथेली अब रानी की कमर को छू रही थी। तो आओ माधुरी, फुसफुसाई। राजा का गुरु अब रानी का सेवक बने। उस दिन देवगढ़ की दीवारों ने इतिहास में सबसे नीचा संवाद सुना। ज्ञान और कामुकता का मिलन, जहां नीति के शब्द रानी की आंखों में घुल गए। लेकिन उसी क्षण नीचे महल की सबसे गहरी सुरंग में पंकज राजा के कान में एक नाम कह रहा था, राजगुरु। राजा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी अंधी आंखें ऊपर की ओर मोड़ी और एक अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर आई। अब खेल तेज हो रहा है। उसने कहा, क्या आप कुछ करना चाहते हैं महाराज? नहीं, राजा बोला। जब तक वो सोचती है कि मैं देख नहीं सकता, तब तक उसका हर कदम मेरे लिए एक मोहरा बनता जाएगा। पंकज ने सिर झुकाया। उसी रात रानी के कक्ष में राजगुरु था। शरीर थका हुआ, मगर आत्मा अब भी उसकी देह के भीतर उफन रही थी। तुमने अब तक सबसे अच्छा पाठ पढ़ाया है चंद्रचूड़, रानी ने कहा। अब मुझे बताओ, क्या राजा सच में कमजोर हो चुका है? हां, राजगुरु ने थकी सांस में कहा। राजा अब सिर्फ एक प्रतीक है। राज्य की असली शक्ति अब तुम्हारे हाथों में आ सकती है, अगर तुम चाहो। मैं चाहती हूं, रानी बोली। तो फिर प्रधानमंत्री, राजकवि और अब राजगुरु, तीन स्तंभ तुम्हारे चरणों में है। एक बचा है, रानी ने कहा। कौन पंकज? चंद्रचूड़ चौंका। वो तो राजा की आत्मा है, तो वही उसका हृदय भी बनेगा। उस रात के बाद रानी ने पंकज को अपने पास बुलवाया। बहाना था, सुरक्षा योजनाओं पर चर्चा। पंकज आया, सतर्क और ठंडा पंकज। माधुरी ने कहा, तुम्हें मेरी रक्षा का भार है, लेकिन तुमने कभी मेरी आंखों में नहीं देखा। पंकज, चुप राजा, तुम्हारा स्वामी है। पर क्या तुमने कभी सोचा है, मैं भी तुम्हारी रानी हूं, और रानी सिर्फ राज्य की माता नहीं होती, वो एक औरत भी होती है। पंकज का चेहरा कठोर रहा, पर उसकी आंखें डोलने लगीं। तुम चुप क्यों हो? माधुरी ने कहा। डरते हो या तुम्हारे भीतर कुछ और उबल रहा है? पंकज ने गर्दन झुकाई। मुझे डर नहीं, पर मैं एक सीमा जानता हूं, सीमाएं सत्ता नहीं बनाती। रानी ने उसकी हथेली अपनी जांघ पर रख दी। उन्हें तोड़ना ही राज करने की पहली शर्त है। पंकज की उंगलियां कांपी। राजा सब जानता है, उसने कहा। जानता हूं, रानी हंसी। फिर भी कुछ करता नहीं तो शायद अब वो सिर्फ प्रतीक ही रह गया है। पंकज उसकी आंखों में देखता रहा और वहीं वो पहली बार टूटा। रानी की सांसों ने उसके उस पत्थर को भी पिघला दिया जो अब तक राजा का वफादार था, और उस रात जूनागढ़ दुर्ग के सबसे वफादार सेवक ने पहली बार वफादारी को दगा में बदल दिया। अगली सुबह रानी अकेली बिस्तर पर लेटी थी, मगर अब उसके पास 4 नाम थे, प्रधानमंत्री, कवि, गुरु और सेवक। हर नाम एक सीढ़ी था और हर सीढ़ी राजा को नीचे धकेल रही थी।
पर रानी नहीं जानती थी कि सिंहासन से गिराने के लिए जब तुम बहुत ऊंचाई पर चढ़ते हो तो गिरावट सीधी मौत में बदल जाती है। उसी दिन राजा चंद्रकेतु ने पंकज से कहा, मुझे अगला नाम सुनाओ। पंकज चुप रहा। कोई नहीं? राजा ने पूछा। पंकज की चुप्पी में एक अजीब सी गर्मी थी। तो अब रानी के पास सब कुछ है? राजा ने कहा। हां। पंकज बोला, सिवाय आपके। आप अब भी उसके लिए पहेली हैं। राजा मुस्कुराया, तो उसे एक उत्तर दो। उसने कहा। पंकज उस दिन चुपचाप महल की सबसे ऊंची मीनार पर गया। वहां से पूरी नगरी दिखाई देती थी और ठीक नीचे महल के उस कक्ष की छत भी जहां रानी माधुरी रातें बिताती थीं। लेकिन आज पंकज वहां कोई पहरा देने नहीं गया था। उसकी आंखों में एक उलझन थी और उस उलझन के भीतर एक बीज संदेह का। उसने राजा को कभी इतना शांत नहीं देखा था, अंधा होकर भी जैसे सब कुछ देख रहा हो। पंकज ने मीनार से नीचे झांका और फिर अपनी मुट्ठी भींच ली। अब जवाब देना होगा, उसने खुद से कहा। उधर रानी माधुरी अपने दर्पण के सामने बैठी थी, बाल खुले, आंखों में काजल और होठों पर वही मुस्कान जो एक एक कर 4 पुरुषों को उसके पैरों में ले आई थी। लेकिन आज उसके कक्ष में एक नया पत्र आया था, छोटा मगर तेज शब्द। बस 3 थे। तैयार हो जाओ। माधुरी चौकी। कोई नाम नहीं था, मगर लिखावट वो पहचानती थी। राजा की कैसे संभव है? उसने खुद से पूछा। पंकज ने तो कहा था राजा कुछ नहीं कर सकता। उसी पल दरवाजा खुला और अंदर पंकज था, पर इस बार उसके चेहरे पर ना जुनून था ना भय, बस एक ठंडी दृढ़ता। रानी, उसने कहा, राजा ने उत्तर भेजा है क्या? माधुरी ने मुस्कुराकर पूछा। क्या मैं जान सकती हूं? पंकज आगे बढ़ा और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। आज रात राज दरबार में विशेष सभा होगी। विषय सत्ता का उत्तराधिकारी। माधुरी के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या यह मेरे खिलाफ है? पंकज की आंखों में एक अजीब चमक थी। या तुम्हारे लिए यह आखिरी मौका? रात आई, राज दरबार रोशनियों से भरा था। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, अंधा मगर अडिग। रानी, प्रधानमंत्री, कवि, राजगुरु सभी वहीं थे, हर चेहरा अपने अपने षड्यंत्र के भार से झुका हुआ। राजा बोला, आज मैं एक उत्तर देने आया हूं। एक उत्तर उस प्रश्न का जो रानी माधुरी ने पिछले कई महीनों से पूछना शुरू किया था कि मैं कब हटूंगा। दरबार सन्न था। उत्तर है कभी नहीं। राजगुरु ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर राजा ने हाथ उठाया और जो लोग रानी की सीढ़ियां बने वो अब मेरी आंखों में कांटे हैं और कांटे निकाल दिए जाते हैं। इतना कहते ही पंकज ने कदम बढ़ाया। उसके साथ 2 गुप्तचर थे और उन्होंने सबसे पहले राजगुरु को जकड़ लिया। राजगुरु चंद्रचूड़। पंकज गर्जा, राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार। राजगुरु के चेहरे से रक्त उतर गया। उसकी आंखों में वर्षों की चतुराई थी, लेकिन आज उनमें पहली बार डर था। तुमने धोखा दिया पंकज, रानी माधुरी ने पीछे से चीख कर कहा। उसकी आवाज में क्रोध से अधिक चोट थी। उसके चेहरे पर विश्वासघात की छाया थी, जैसे कोई अपना शरीर नोच रहा हो। पंकज ने बिना पीछे देखे जवाब दिया है। राजगुरु को सैनिकों ने पकड़ लिया। उसकी लकड़ी की छड़ी हाथ से छूटी और संगमरमर की सीढ़ियों पर टकराकर दूर जा गिरी। वह अब सिर्फ एक बूढ़ा था, कोई राजगुरु नहीं, कोई नीतिज्ञ नहीं, बस एक अपराधी। रानी माधुरी स्तब्ध खड़ी रही। सब कुछ जैसे एक झटके में टूट गया था। लेकिन तभी राजा चंद्रकेतु का आदेश आया, रानी को हमारे पास भेजा जाए। अकेली सभी की नजरें रानी की ओर मुड़ गईं और इस बार पंकज की आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बस एक कठोर शांति। रानी चल पड़ी, धीमे कदम मगर ठोस आत्मविश्वास। उसने भले एक स्तंभ खोया हो, लेकिन वह अब भी खेल से बाहर नहीं थी, और यही उसकी सबसे खतरनाक विशेषता थी। राजा के निजी कक्ष में पहुंचते ही उसने देखा, दीप मंद जल रहा था, खिड़कियां बंद थीं और राजा चंद्रकेतु अकेले मौन बैठे थे। आपने मुझे बुलाया? रानी ने कहा, स्वर में कोई डर नहीं। राजा ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें गिरते देखा है माधुरी, और फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम उठो। रानी हंसी, कड़वी थकी हुई। मगर अब भी हावी, आपकी उदारता सराहनीय है, मगर शायद आप भूल रहे हैं, मैंने आपके सबसे वफादार को जीत लिया था।
पंकज ने खुद को खोया, फिर पाया। राजा बोला, अब तुम्हारी बारी है, और यदि मैं ना बदलूं, रानी ने तीर चलाया, तो तुम खुद को खो दोगी, और शायद वह भी जो अब तुम्हारा एकमात्र मोहरा है। पंकज रानी का चेहरा जरा सा कांपा। यही कमजोरी राजा देखना चाहता था। मुझे एक और अवसर चाहिए, उसने कहा। आपसे नहीं, पंकज से। राजा चुप रहा, फिर धीमे से सिर झुकाया। जाओ, उसे फिर से मोड़ने की कोशिश करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा आकर्षण अब भी उतना ही तीव्र है, या मेरी चेतावनी तुम्हारे चेहरे से वह तेज छीन चुकी है। और रानी चल पड़ी। पंकज पहरे पर था, चुप, सख्त और भीतर से झुलसा हुआ। रानी सीधे उसके सामने जा खड़ी हुई। अब क्या मैं भी गिरफ्तार हूं? उसने पूछा। पंकज ने उसे देखा। उस एक नजर में वर्षों का आकर्षण, विश्वास और अब संशय सब झलक रहे थे। तुम जानती हो, उसने कहा, कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर क्या हम बात कर सकते हैं? आखिरी बार पंकज चुप रहा। रानी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। क्या तुम जानते हो कि मैंने राजगुरु को क्यों चुना? पंकज की भौहें तन गई, क्योंकि वह आसान था। रानी ने कहा, क्योंकि तुम मुश्किल थे। पंकज ने अपनी हथेली खींचने की कोशिश की, मगर रानी ने कसकर पकड़ रखा था। तुम में जो आग थी, वह मुझे भस्म कर सकती थी, मगर मैं चाहती थी कि वह आग मेरी हो, किसी और की नहीं। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। पंकज ने कहा। नहीं, रानी बोली, मैंने खुद को खोया तुम्हें पाने में, और जब पाया तो राजा ने छीन लिया। पंकज की आंखें भीग गईं, लेकिन वह पुरुष था, और वफादारी उसका धर्म। धर्म, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं, रानी ने फुसफुसाया। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर इस महल को बदल सकते हैं। तुम राजा की आंखें थे, अब बनो उसका अंधकार। पंकज कांपा। मैं रानी से नहीं, सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूं, तो रानी को मार दो, माधुरी ने कहा, और मुझे अपना बना लो। पंकज जैसे पत्थर बन गया। कुछ टूटने को था, कुछ बनने को भी। रानी ने अपने होठों से उसकी उंगलियों को छुआ। तुम्हें मेरी जरूरत है, और मुझे तुम्हारी। चलो, इस बार हम किसी राजा के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए खेलते हैं। पंकज का दिल धड़क रहा था। वो रक्षक था, मगर अब उसके भीतर एक क्रांतिकारी जन्म ले रहा था। और उस रात सिंहासन की परछाइयों में फिर से एक मिलन हुआ, मगर इस बार कोई गुरु नहीं, कोई छल नहीं, सिर्फ एक निर्णय जो महल की दीवारों को फिर से हिला सकता था। रानी फिर से खेल में थी, लेकिन इस बार उसके पास सिर्फ एक मोहरा नहीं, बल्कि एक राजा की परछाई थी। और जैसे ही भोर हुई, राजा चंद्रकेतु ने कहा, तो उसने फिर से उसे मोड़ लिया। दरबार में मौन था। अब राजा बोला, युद्ध होगा, प्रेम का नहीं, सत्ता का। राजा की आंखें स्थिर थीं, भले उनमें दृष्टि ना थी, पर वे जैसे आत्मा को भेद देती थीं। रानी, माधुरी और पंकज के मध्य क्या चल रहा है? राजा को सब पता था। उसे यह भी पता था कि अब लड़ाई सिर्फ एक गद्दी की नहीं, दिल और दिमाग की भी होने वाली थी। मगर इस बार वह कमजोर नहीं पड़ेगा। इस बार वह अंधा नहीं रहेगा, भले ही उसकी आंखें काम ना करें। उधर रानी माधुरी ने अपने महल के सबसे अंदरूनी कक्ष को नया रंग देना शुरू कर दिया था। अब वहां हर शाम मृदंग की ध्वनि, चंदन की सुगंध और उसके मोहक हास्य की हल्की लहरें गूंजतीं। मगर सबसे अहम था वहां रोज पंकज की उपस्थिति। पंकज, जो कभी वीरता का प्रतीक था, अब धीरे धीरे रानी के मुंह में गिरता जा रहा था। हर शाम वह रानी के पास आता, और हर रात वह लौटते वक्त थोड़ा और खोया हुआ महसूस करता। माधुरी अब सिर्फ उसकी रानी नहीं रही, वह अब उसकी दुनिया बन चुकी थी। वो उसे मदिरा का प्याला देती, मगर उसमें सिर्फ शराब नहीं होती, उसमें वह घुला हुआ असर होता जो किसी आत्मा को मोम बना दे। वो अपनी उंगलियों से उसके कंधे पर खींचती हुई आकृतियां बनाती और कहती, राजा तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें महसूस करती हूं। पंकज उसकी हर बात पर झुकता जा रहा था। वो जो कभी वफादारी की मिसाल था, अब एक अदृश्य जाल में फंस चुका था। रानी उसे स्वाद चखाती थी, कभी अपने होठों से, कभी अपने शब्दों से, और कभी अपनी आंखों के उस नशे से जिसमें कोई भी योद्धा हथियार डाल देता। लेकिन दूसरी ओर अंधा राजा चुप नहीं बैठा था। उसने महसूस कर लिया था कि पंकज का मन अब उसका नहीं रहा।
उसने महल की चुप दीवारों से भी सुना था कि रानी अब अकेली नहीं सोती। उसने समझ लिया था, अगर वक्त रहते कुछ नहीं किया तो सिंहासन तो रहेगा, पर राज नहीं रहेगा, और तभी उसने लिया एक बड़ा निर्णय। राजा चंद्रकेतु ने एक नया मंत्री नियुक्त किया। माधव नाम था। उसका कोई उसे जानता नहीं था, मगर जो जानते थे वह कांपते थे। माधव शांत था, मगर उसकी आंखें जैसे आग की लपटें थीं। वह राजा के हर आदेश को बिना सवाल किए पूरा करता था, और सबसे जरूरी बात, वह रानी माधुरी से दूर था। पूरी तरह मुझे वफादारी नहीं चाहिए, राजा ने उससे कहा था। मुझे वह चाहिए जो बिना झुके मेरी आंख बन जाए, क्योंकि मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। माधव ने सिर झुकाया और बस एक वाक्य कहा, आपका अंधापन ही आपकी सबसे बड़ी दृष्टि बनेगा। महाराज राजा मुस्कुराया। वर्षों बाद माधव के आते ही दरबार में सन्नाटा पसर गया। अब पंकज पहले की तरह स्वतंत्र नहीं था। अब उसकी हर चाल पर नजर थी। माधव ने महल के गुप्त सैनिकों को नए तरीके से तैनात किया। वो उन सुरंगों में गया जिन्हें केवल मृत राजा जानते थे। उसने उन जासूसों को बुलाया जो अब तक देश से बाहर थे, और सबसे चौंकाने वाली बात, उसने रानी माधुरी के महल में अपनी चुपचाप परछाई छोड़ दी थी। पंकज को महसूस होने लगा कि अब वह हरदम देखा जा रहा है। रानी माधुरी ने एक रात उसकी पेशानी पर उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम बदल रहे हो पंकज, डरते हो? पंकज ने जवाब नहीं दिया। राजा की सांप जैसी चालें तुम्हें खा जाएंगी। रानी बोली, और तुम्हारा प्यार? पंकज ने पूछा। रानी मुस्कुराई, वह तो जहर की तरह है। फिर मार्ग। अगली सुबह पंकज को दरबार से बुलावा आया। राजा ने माधव के साथ उसे बुलाया था। सिंहासन पर बैठा अंधा राजा बोला, पंकज, रानी माधुरी की रक्षा अब माधव करेगा। तुम्हारी ड्यूटी अब राजमहल के द्वार पर होगी। पंकज सन्न रह गया। यह अपमान नहीं था, यह चेतावनी थी। क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? उसने पूछा। राजा ने बस इतना कहा, भरोसे के लिए आंखों की जरूरत होती है और मैं अंधा हूं। वो वाक्य पंकज के सीने में कांटे की तरह ढंस गया। उधर रानी को जैसे किसी ने तमाचा मारा हो। उसके सबसे करीबी मोहरे को उससे दूर कर दिया गया था, लेकिन माधुरी भी हार मानने वालों में नहीं थी। अगर वह तुम्हें मुझसे दूर करता है, उसने पंकज से कहा, तो मैं तुम्हें उसके खिलाफ भड़काऊंगी। फिर देखना कौन अंधा रहता है। अब सत्ता का खेल और जहरीला हो चुका था। राजा अकेला था, मगर सतर्क रानी खूबसूरत थी। मगर चालबाज पंकज बन चुका था, मगर अब भी युद्ध के बीच में था। और माधव, वो शांत था, मगर हर वक्त एक नई चाल सोच रहा था। अब महल की दीवारें सिर्फ गूंजती नहीं थीं, अब वे साजिशों को निगलती थीं। अब हर रात सिर्फ प्रेम की नहीं थी, अब वो सत्ता के लिए एक युद्ध भूमि बन चुकी थी, और इस युद्ध में कोई भी सुरक्षित नहीं था। महल के गलियारों में उसकी मौजूदगी एक साये की तरह थी। वो न ऊंची आवाज में बोलता था, न किसी से ज्यादा मिलता था, मगर हर दिन, हर सुबह, हर रात वो कुछ न कुछ पढ़ रहा होता। लोगों की चाल, उनके चेहरे, उनके हाव भाव, और सबसे ज्यादा रानी माधुरी की आंखें। उधर रानी को समझ में आ गया था कि पंकज अब उसके किसी काम का नहीं। वो धीरे धीरे राजा के आदेशों से जकड़ता जा रहा था, और अब पहले की तरह उसके इशारों पर नाचने वाला कठपुतली नहीं रहा। अब माधुरी की नजर किसी और पर थी। माधव पर एक रात, जब महल का आंगन शांत था और दूर से सिर्फ जलते मशालों की धीमी सी टिमटिमाहट दिख रही थी, रानी माधुरी ने माधव को अपने गुप्त कक्ष में बुलवाया। तुम मुझसे डरते हो माधव? माधुरी ने काजल लगी आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा। डर उन्हीं से लगता है जो अनदेखा हो। आप तो महल की दीवारों पर लिखा नाम हो, माधव ने सपाट आवाज में जवाब दिया। माधुरी मुस्कुराई। उसने अपने कंधे से रेशमी चुनरी को जरा सा खिसकाया। तुम्हें मेरी खूबसूरती दिखाई नहीं देती? बहुतों को दिखी है, माधव बोला, मगर उनमें से कोई भी अब तुम्हारे पास नहीं है। माधुरी की मुस्कान थोड़ी कांपी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने मदिरा से भरा स्वर्ण पात्र उसकी ओर बढ़ाया। तो एक घूंट मेरे साथ लो और देखो क्या स्वाद है। मुझमें माधव ने प्याला थाम लिया। उसकी आंखें एक बार माधुरी की आंखों में झांकी, फिर उसने प्याले को अपनी नाक के पास लाया, सूंघा और मुस्कुरा दिया।
शराब से ज्यादा नशा इसमें जहर का है। रानी साहिबा, उसने कहा। माधुरी चौकी, तुम क्या कह रहे हो? उसने गुस्से से पूछा। माधव ने प्याला जमीन पर फेंक दिया। जोर की आवाज हुई और तभी कमरे में छिपे दो सैनिक सामने आ गए। रानी, माधुरी माधव की आवाज अब भारी थी। आप पर राज्य के मंत्री को विष देकर बहकाने और हत्या की कोशिश करने का आरोप है। अब आप गिरफ्तार हैं। हाथों, माधुरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह सब झूठ है। तुम मुझे फंसा रहे हो। नहीं, माधव बोला, मैं तो बस वही कर रहा हूं जो आपने बरसों से सबके साथ किया है। फर्क बस इतना है कि मैं झुका नहीं। सैनिकों ने माधुरी को पकड़ लिया। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन माधव ने एकदम पास आकर कहा, आपने बहुतों को स्वाद चखाया रानी, लेकिन अब आपकी बारी है सजा छकने की। उसे घसीटते हुए कारागार की ओर ले जाया गया। महल में एक तूफान सा दौड़ गया। रानी माधुरी, जो कभी इस महल की रानी नहीं बल्कि उसकी आत्मा कहीं जाती थी, अब एक अपराधिनी बन चुकी थी। पंकज को खबर मिली तो वह अंदर तक कांप गया। वह जानता था यह वही माधव था जिसे उसने शुरू में नजरअंदाज किया था, और अब वही पूरी कहानी का रचयिता बन चुका था। राजा चंद्रकेतु को जब इसकी जानकारी दी गई, उसने लंबी सांस ली। जो जहर दूसरों को देता है, एक दिन वही जहर उसका अंत बनता है, राजा ने कहा। फिर उसने वह फैसला लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक दरबार बुलाया गया। दरबार में अब ना रानी थी ना पंकज। पहले जैसा राजा ने सबके सामने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन राजधर्म निभाने में लगाया, लेकिन आज जब मैं अपनी उम्र के अंतिम चरण में हूं और मेरे पास कोई उत्तराधिकारी नहीं, तो मैं उस व्यक्ति को उत्तराधिकारी घोषित करता हूं जिसने मेरे राज्य को पतन से बचाया है, जो ना मोह में गिरा ना लालच में, जो मेरी आंखें बना, मेरी बुद्धि बना। आज से माधव ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्रियों के चेहरे सख्त हुए, कुछ खुश हुए, मगर कोई कुछ कह नहीं पाया। माधव ने धीरे से सिर झुकाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना गर्व ना हैरानी, बस एक स्थिर स्वीकार। भविष्य अब उसी की मुट्ठी में था, और महल की दीवारों ने फिर एक बार नई कहानी सुननी शुरू की। एक नई सत्ता, एक नई चाल, और एक ऐसा राजा जिसे देख नहीं सकता, लेकिन अब धोखा भी नहीं खा सकता। तो दोस्तों, इस कहानी का मूल संदेश यह है कि धोखे, छल और वासना की सत्ता हमेशा टिकाऊ नहीं होती। रानी माधुरी जैसी चालाक और स्वार्थी ताकतें कुछ समय के लिए जीत सकती हैं, लेकिन अंत में सत्य, संयम और धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही विजय होते हैं।